जी, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग एसएससी और डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, और चाहे आपने आज से पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया या नहीं किया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सभी बच्चे इन सेशंस को देख सकते हैं। 3 सेशंस में लेने वाला हूँ, आज पहला, कल दूसरा और परसों तीसरा। ठीक है जी, तीनों में अलग अलग टॉपिक में लेने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े अलग अलग टॉपिक के ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें तो अपने मन में ये बात बिठा लें कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ रीड करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना भी महत्वपूर्ण है, तभी उसका नाम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। क्योंकि अगर मैं रीड करने की बात करूं तो 5वीं क्लास का बच्चा भी रीड कर लेगा, भले वो तोतला के करेगा बट कर लेगा, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। कॉम्प्रिहेंड का मतलब जो लिखा हुआ है उसे आप रीड तो कर रहे हो, उसे समझना भी है, उसे अपने दिमाग में भी बिठाना है, ताकि उस पर बने जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से, उनकी जो बारीकियां हैं है ना, उनको पहचान के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है जी, तो शुरुआत करें सेशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट 1। तो आपके सामने पैसेज आएगा, ये पैसेज है। आप अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। आप पहले नोटबुक निकाल लीजिए। कभी आप सोचो कि बिना नोटबुक के हम सॉल्व कर लेंगे, बस ऐसे फ़ोन उठाएंगे और कानों में लीड लगाएंगे और बस देखते रहेंगे। ठीक है, साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठा करें। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने अभी है, बट हमें सबसे पहले पैसेज के ऊपर नज़र नहीं डालनी है, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डालनी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले पैसेज पढ़ते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो मेरे नज़र में क्वेश्चंस को पढ़ना पहले ज़्यादा बेटर रहता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज होता है, बड़ा पैसेज होता है। अब बड़ा पैसेज में बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ रेलिवेंट है और कौन सी नहीं, कि कौन से पैसेज के कौन से पैराग्राफ में किस जगह से क्वेश्चन बन सकता है, ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। और बच्चों का किसी को भी नहीं पता लग सकता ना भाई, लेंदी है ना। आप देखो कितने सारे पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर, तो फोकस करना होता है किसी एक पॉइंट पे, गलती से कर लेते हैं किसी दूसरे पे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता लगेगा क्वेश्चन से। क्योंकि सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ के आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, पैराग्राफ को पढ़ के उस पर बने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके नंबर मिलने वाले हैं। तो मतलब जो हमें है वो नंबर से है, वो मार्क से है, ना कि हमें ये दिखाना है देखो मैंने इस पैराग्राफ की या इस पूरे पैसेज की मैंने एक एक लाइन समझ ली है, एक एक शब्द मुझे समझ में आ रहा है ना। ये मतलब नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 70-80% पैराग्राफ समझ में आ रहा है या पैसेज समझ में आ रहा है, फिर भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। हालांकि मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं तो एक एक चीज़ ही समझाऊंगा आपको, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, बट मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा था। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ ही आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आप पहले नज़र डालेंगे। क्वेश्चंस जो हैं हमारे पैसेज को फिल्टर डाउन कर देते हैं, हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे उसने पूछा है सेंट्रल आइडिया, पहला क्वेश्चन, तो नोटबुक निकाल लीजिए, नंबर 1 डालिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो सेंट्रल आइडिया तो आपको पूरा पैराग्राफ पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा। उस पैसेज में जितने भी पैराग्राफ्स हैं सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन पूछी है, एज वेल एज इंप्रूवमेंट के बारे में बात की है, दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम यूजिंग डिजिटल मीडिया एज पर द पैसेज। तो डिजिटल मीडिया के पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम को बोलते हैं। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट क्या है डिजिटल मीडिया के, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर डाल के नोटबुक में लिख दीजिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डिजिटल मीडिया, ऐसे लिख दीजिए, पॉजिटिव पॉइंट्स या पॉजिटिव इम्प्लीकेशन और डिजिटल मीडिया, ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखिए कि मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। जब भी पैसेज आएगा वहाँ पे जब ये बात हो रही होगी तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इन द पर्सनल लाइफ्स ऑफ पीपल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी ही ये लिखा था कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशन पूछे थे डिजिटल मीडिया के। तो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसी को ऐसे एरो डाल के आप यहाँ लिख देंगे कि पर्सनल लाइफ्स में क्या इम्पैक्ट है डिजिटल मीडिया का, पर्सनल लाइफ्स में। तो पूरा लिखना हो तो पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने पीएल लिख दिया। क्लियर? तो जब पर्सनल लाइफ्स की बात आ रही हो तो उस पर फोकस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ। ये इन्फेरेंस वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा इन्फर करना। ठीक है,
लास्ट पैराग्राफ की बात की है कि लास्ट पैराग्राफ का इन्फेरेंस क्या हो सकता है, तो लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। एक क्वेश्चन पूरा पूरा वहीं से बन रहा है, तो चाहे आप और कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि जारिंग का सिनोनिम बताना है, तो ये आसान होगा आपके लिए। पैसेज में देख लीजिएगा जारिंग कहाँ पे आया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग फिर बता दीजिएगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, वैसे मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भिजवा दूंगा, बट आप वीडियो को पॉज करेंगे पहले। ये फर्स्ट स्लाइड है और इसे पूरा पढ़ेंगे। पॉज कर लीजिए, फिर मैं दूसरी दिखाता हूं। अब ये दूसरी स्लाइड है, वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ेंगे। चलिए जी, आपने आई होप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है। जितना समझ में आया, जो भी समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते ये कि आपने पढ़ा होना चाहिए बस, ठीक है। लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, सिंपल थी। वही लैंग्वेज है जो आजकल एग्जामिनेशन में आ रही है। मैंने एग्जैक्ट वही लेवल रखने की कोशिश की है ताकि आपको बेटर एनालिसिस मिल सके, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस। पैसेज में जो वोकैबुलरी है एक दो पहले उसे सीखेंगे, फिर मैं पैसेज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बस देखना है कि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि टीचर को जब आप सॉल्व करते हुए देखते हैं तो अपने आप ही हमारी भी समझ डेवलप हो जाती है। मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट की भी समझ डेवलप हो जाती है। दूसरा, जब मैं पैसेज को रीड कर रहा हूँ तो डिफरेंट टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, तो नए नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा। उससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में कोई ऐसा टॉपिक के ऊपर मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया जिसको हमने कभी पहले जाना नहीं, पहले सुना नहीं, पहले देखा नहीं, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। टिप्स और ट्रिक्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है, पहले रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो वो भी स्किल्स आपकी साथ साथ डेवलप होती रहेंगी, आपको नई नई नॉलेज भी मिलती रहेगी। चलिए जी, तो ब्लैक और व्हाइट की हम लोग, ब्लैक एंड व्हाइट की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है जी ब्लैक एंड व्हाइट, पढ़ेंगे। A black and white subject or situation is one in which it is easy to understand what is right or wrong। मतलब अगर कोई सिचुएशन या कोई थिंग को आप ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहे हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, वो एकदम बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर। राहुल, कोई मुद्दा, अफेयर यहाँ पे कोई मुद्दा या इवेंट है, तो बोल रहा है कि ये सिंपल सा अफेयर नहीं है, ये सिंपल सा मुद्दा नहीं है जो कि आसानी से समझ में आ जाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल ब्लैक एंड वाइट अफेयर। अगर कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट है तो वो सिंपल है और इजी है, उसको समझना आसान है। जारिंग हमारा क्वेश्चन ही था, आपको पता होगा। सरप्राइजिंग या स्लाइटली शॉकिंग कोई चीज़ होती है, जैसे डेटा किसी चीज़ का आ गया आपके सामने, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ गया है ना, पॉवर्टी का आपके सामने डेटा आ गया, तो जारिंग है, क्लियर है। सरप्राइजिंग है, आपने सोचा नहीं था और कुछ और हो जाए। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं। मैंने पैसेज को पैराग्राफ में तोड़ दिया है, एक एक करके सारे पैराग्राफ्स को समझते हैं। रेडी, चलिए। वी नाउ स्पेंड, अच्छा वैसे आपने पढ़ा तो आपको पता लगा कि किसकी बात हो रही है, डिजिटल मीडिया की बात हो रही है और उसके इम्पैक्ट के बारे में बात की है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसके ऊपर हमारा पैसेज है। वी नाउ स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन ईच डे देन वी डू स्लीपिंग। मतलब जितना हम टाइम सोने में स्पेंड करते हैं ना, उससे ज़्यादा टाइम आज के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पढ़ भी आप ऑनलाइन रहे हैं, ठीक है। बट हाउ डज दैट अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ, तो ये चीज़ कैसे प्रभाव डालती है हमारी दिनचर्या में। what effect does it have on how we communicate and interact। जिस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसके ऊपर कैसा परिणाम आता है, किसकी वजह से, ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने की वजह से। हाउ वी वर्क एंड एंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम एंगेज करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो इसके ऊपर भी कैसा इम्पैक्ट आता है, किसकी वजह से, ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने की वजह से। वेल, वी हैव सम आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, तो इन सवालों के जवाब हमारे पास हैं, कुछ जवाब हैं, सम बोला हुआ है, बट दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट। मतलब वो इतने आसान नहीं है या इतने क्लियर नहीं है जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो हो सकता है बड़े कॉम्प्लिकेटेड से आंसर हो, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। वट वी हैव फाउंड इज दैट देर आर एज मेनी पॉजिटिव implications and improvements to our daily lives as there are potentially negative consequences। कह रहा है जो हमने पाया उसमें ये जाना है कि जितने पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने के या डिजिटल मीडिया को यूज़ करने के, उतने ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो दोनों पक्षों के बारे में बात की है। पैसेज हमारा बायस्ड नहीं है। द की इज टू यूज देम इन वेज दैट आर बेनिफिशियल। तो मुद्दा ये है कि आपको यूज करना है किसको, इम्प्लीकेशंस को इस तरीके से कि वो बेनिफिशियल रहे। मतलब हमें पॉजिटिव वे में चीज़ों को यूज़ करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना है, चीज़ों को अवॉइड करना है।
फिर बोला है सीज का मतलब ग्रैब कर लेना। तो अपॉर्चुनिटीज, जितने भी अवसर आते हैं डिजिटल मीडिया जो ऑफर करता है हमें अवसर, उसे क्या कर लो, हम लोग ग्रैब कर लेंगे जितने भी अवसर वो देता है, और अवॉइड करेंगे वो सारे रिस्क जो कि आते हैं, उत्पन्न होते हैं किस वजह से, ओवर यूज से और मेलिफिसेंट यूज से। मेलिफिसेंट, आपने ये वर्ड पावर में एडीजी में मैल है ना, रूट वर्ड बहुत कॉमन है, जैसे मेल से बहुत सारे बने हैं, मेलडिक्शन बना है, मेलिविलेंट बना है, मेलिफिसेंट बना है ना। तो मेल एक नेगेटिव वर्ड होता है, पता होगा आपको, मेलिफिसेंट का मतलब हार्मफुल होता है। ऐसे इसका जस्ट ऑपोजिट बेनी वाला होता है ना, बेनिडिक्शन, बेनिविलेंट है ना, बोनस भी उससे बना है, बेनिफिशियल भी उससे बना है, बेनिफिट भी उससे बना है। बेनी का मतलब गुड, मेल का मतलब होता है बैड, है ना। तो द की इज टू यूज देम इन वेज दैट आर बेनिफिशियल। ग्रैब कर लो वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो डिजिटल मीडिया ऑफर करता है, और अवॉइड करो वो सारे रिस्क जो कि उत्पन्न होते हैं ओवर यूज करने से और हार्मफुल यूज से। उन सारे रिस्क को अवॉइड करो। एक सर्वे हुआ था 5000 डिजिटल मीडिया यूजर्स का अक्रॉस 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज में, और जो कि क्या करता है, पेंट करता है एक पॉजिटिव पिक्चर। हमें पॉजिटिव पिक्चर दिखती है, क्या दिखती है, हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स ने एग्री किया क्या कि जो डिजिटल मीडिया है ना, जो डिजिटल मीडिया का यूज है उसने इंप्रूव किया उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या डिजिटल मीडिया ने हमारी ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इंप्रूव किया, तो आप कहेंगे जी हाँ सर। अगर मैं एक उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन की बात करूं, तो आप और हम डिजिटल मीडिया की वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एजुकेशन का एक्सेस उन लोगों के पास पहुंच गया है जिनके पास, आप ये मान के चलो कि पढ़ने के भी मतलब लाले पढ़ रहे थे जिनके, है ना, अब वो भी, उनके पास भी एक हाई लेवल और अच्छी लेवल एजुकेशन का एक्सेस है उनके पास, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस है उनके पास, बहुत सोशली एंड प्रोफेशनली। तो इंप्रूव किया है डिजिटल मीडिया ने लोगों की लाइफ को, सोशली भी मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने में भी, और प्रोफेशनली भी। मतलब काम की अगर हम बात करें तो लोग ऑनलाइन आजकल, आपको पता है, ज़्यादा ही स्विच कर रहे हैं चीज़ों में। ऑफलाइन, इवन जो ऑफलाइन अगर किसी की शॉप भी है वो भी ऑनलाइन स्विच हो रहा है, तो वो प्रोफेशनली भी अपने वर्क को अच्छा कर रहा है और उसकी रीच बढ़ा रहा है, ठीक है। और सोशली तो अलग अलग लोगों से आप मिलते हो, है ना, तो उनके साथ मिलके आप लोग काम करते हो। तो ये इस तरीके से इसने डिजिटल मीडिया ने हेल्प किया है। ओनली 1 in 7 रिस्पोंडेंट्स डिसएग्रीड, 7 में से 1 ने बस डिसएग्री किया, मतलब 6 पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। द मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट जो है डिजिटल मीडिया के, वो पाए गए हैं वर्क स्फेयर के अंदर। बहुत जगह पे है वैसे तो पॉजिटिव इफेक्ट, बट वर्क स्फेयर में सबसे ज्यादा है। रफली जो 2/3 सर्वे रिस्पोंडेंट्स है ना, उन्होंने कहा है कि डिजिटल मीडिया यूज जो है ना, उसने इंप्रूव किया उनकी एबिलिटी लर्न करने की और डेवलप करने की प्रोफेशनली, जिसमें इंक्लूडेड है कि उनकी जो एबिलिटी है कि वो कैरी आउट कर पा रहे हैं उनके काम को, और कोलैबोरेट कर पा रहे हैं कलीग के साथ, और बिल्ड कर पा रहे हैं रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, किनके लिए, कलीग्स के लिए या काम करने वाले प्रोफेशनल लोगों के लिए। न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो ऑफर कर रही है अपॉर्चुनिटीज, जिसमें हम काम कर सकते हैं अक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ लोकेशन एंड टाइम। मतलब जैसे वर्क फ्रॉम होम की हम लोग बात करें, तो फर्क नहीं पड़ता है कि लोकेशन क्या है, फर्क नहीं पड़ता टाइम क्या, सारी चीजें फ्लेक्सिबल हो गई हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया है हमारे पास। डिजिटल मीडिया का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, और सोशल मीडिया ऐप्स हैं, या फिर यूट्यूब है, जीमेल है, ठीक है, या और जो आईटी से रिलेटेड हर एक कंपनी के स्पेसिफिक टेलर्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब डिजिटल मीडिया का ही पार्ट है। तो इसकी वजह से ओपन हो गई हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिमोटली लोकेटेड वर्कर्स। रिमोटली लोकेटेड मतलब ऐसे वर्कर्स जो कि, जैसे हम मान लो कोई नोएडा नहीं आ सकता, या गुड़गांव नहीं आ सकता, या बैंगलोर नहीं जा सकता, तो जिस जगह पे है वो, या गांव दूर दराज में कहीं बैठा हुआ है, वहाँ बैठ के भी वो काम कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर दी हैं। अब हम पहले, मैं खुद में अगर आपको बताऊं तो मैं जगह जगह पे जाके पढ़ाता था ऑफलाइन, जब मैं क्लासेस लेता था, जयपुर जाता था, चंडीगढ़ जाता था, दिल्ली पढ़ाया है। तो अब क्या कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं। अब आप शायद नेपाल से भी देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, भूटान से भी लोग देखते हैं, ठीक है भाई। तो वहाँ जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता ना। तो मैं तो चलो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये वर्कर्स की बात कर रहा है कि वर्कर्स के लिए भी आसान हो गया है, जिससे कि इंश्योर कर पाते हैं कि एक्सेस मिले बेस्ट टैलेंट का, कि कोई अगर नहीं भी पहुँच पा रहा है, हम वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू उन तक पहुंच गए और बेस्ट टैलेंट को हमने एक्सेस कर लिया, नो मैटर वेयर इट इज़ लोकेटेड अराउंड द ग्लोब, चाहे वो कहीं पे भी हो, इवन दूसरे देश में भी कोई काम कर रहा हो, काम करना चाहता हो ऑनलाइन बैठ के, वो भी कर सकता है। देन देर इज ऑनलाइन एजुकेशन। फिर एजुकेशन के जब अगर डिजिटल मीडिया की बात हो रही है और वर्क स्फेयर की बात हो रही है और एजुकेशन की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता।
प्रोग्राम्स जैसे कि कोर्सेरा है, ये ऑफर करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी लगती है, आप वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ अपना हॉस्टल लेंगे या पीजी वगैरह लेंगे, वो खर्चा होगा। तो अब बैठे बैठे घर से ही आप कर रहे हैं। बट कुछ लोग इसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट करते हैं, सर ऑनलाइन जो कोर्स होते हैं क्या वो उतने ही इफेक्टिव होते हैं कि जितने ऑफलाइन कोर्स होते हैं? तो मैं ये कहूँगा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, अगर आप मुझसे मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि इंसान के अंदर बस सीखने की नीयत होनी चाहिए। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस फिर भी ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेटर नहीं है, बेटर है, क्योंकि वो 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाती है अगर लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं और टीचर अगर जितने भी लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं उन पर ध्यान दे पा रहा है, उनको अच्छे से गाइड कर पा रहा है, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर पा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर 500 600 बच्चे हैं एक बैच के अंदर, या 100 200 हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो बच्चा ऑनलाइन ही कर दे, डाउट तो उसका वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा ऑफलाइन में भी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन बेटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन बेटर नहीं है, ऑनलाइन भी बेटर है। मैंने बोला ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब किसी इंसान के मान लो अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और उसको करना ही करना है, तो फिर तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना भाई ऑनलाइन भी भाई। क्लियर? तो प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्क्स जो हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, अलाउ करते हैं नेटवर्क करने में। अगर आपको कहीं हायरिंग करनी है, रिक्रूट करना है किसी को, है ना, या आपको कहीं जॉब चाहिए, तो लिंक्डइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क आपका अच्छा बनता है। और जो टैलेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अपवर्क है, ये हेल्प करते हैं ढूंढने में बेस्ट टैलेंट को। हाउएवर, लेकिन यहाँ से पैसेज की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। हाउएवर बोला हुआ है, जो डिजिटल मीडिया यूसेज है हैज़ टू बी मैनेज्ड वेल। पॉजिटिव बात तो हम कर रहे हैं, बट उसके नेगेटिव भी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एक्सटेंट ऑफ यूसेज। अगर मैं चलो सोशल मीडिया की बात करूँ, तो हम सारा दिन रील्स पेलते रहते हैं, सारा दिन यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर सारा दिन बिग बॉस देखते रहते हैं, या और भी अनाप शनाप कंट्रोवर्सी में घुसे रहते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ यूसेज, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि हम नेगेटिव इमोशंस और जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये हमारे जीन्स में ही है, ये इंसानों की फितरत है। ये मैं गलत और सही की बात नहीं कर रहा, एक नेगेटिविटी बायस होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कि हमने इवॉल्व कर करके ये चीज़ डेवलप कर लिया हमारे अंदर। इसके बारे में किसी और दिन मैं बात करूंगा अच्छे से, ये एक अलग ही विषय है, ये अलग ही चर्चा का टॉपिक है। बट अभी मैं क्या बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। जो हम यूज़ करते हैं ना, एक्सटेंट ऑफ यूज से जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैंने क्या देखा है, बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल ही बंद कर देंगे सब कुछ ही, है ना। चलाएंगे तो फिर पूरा चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, मैनेज करना है उसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि मैनेज करना आना चाहिए इंसान को। मैनेजमेंट इज द की। हर चीज में बैलेंस चाहिए। किसी भी चीज के आप एक्सट्रीम में नहीं जा सकते, आपको मध्य में आना पड़ेगा। द टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट एक्सिस्ट। तो मैनेज करना किस किस को, एक तो यूसेज के एक्सटेंट को, किस हद तक आप यूज कर रहे हैं और किस तरीके से आप सोशल इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस किस से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके का कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। अब सारा दिन उल्टी पुल्टी चीज़ें आप कंज्यूम करेंगे। अब देखो, उल्टी पुल्टी कुछ नहीं होती, हर चीज़ की अपनी एक क्या बोलूँ मैं उसे, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आप डांस मत देखो, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आप रील्स मत देखो, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आप इंस्टा बिल्कुल ही मत चलाओ, या मैं यूँ नहीं कहूँगा कि आप रोस्टिंग मत देखो, है ना। कर रहे हैं, सब दुनिया कर रही है, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए आपने कुछ देख लिया। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन उसके अलावा आपको ऐसा कंटेंट भी कंज्यूम करना है जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाए, जो कि आपको ग्रोथ के अलग प्रोस्पेक्ट्स दे, है ना, जो कि आपकी स्किल्स को अपग्रेड करे, आपको लाइफ के अंदर आपको अपलिफ्ट करे। तो इन चीज़ों पे भी हमने ध्यान देना। तो कंटेंट का नेचर कैसा है, कैसी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, ये भी मैटर करता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप जिस भी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, तो वो आपको फिर वैसा ही कंटेंट दिखाने लगेगी। जो बढ़िया कंटेंट होगा वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दी सर्वे, जो लीस्ट पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं पर्सनल स्फेयर के अंदर। डिजिटल मीडिया के सबसे ज़्यादा यूज़ बताए गए हैं, पॉजिटिव जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो प्रोफेशनल और वर्क स्फेयर में बताए गए थे, पिछले पैराग्राफ में था। बट लीस्ट जो बताए गए हैं
वो पर्सनल में बताएंगे। लीस्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, हाँ है बट कम है। वाइल रफली 4 आउट ऑफ 10 रिस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन लॉन्ग टर्म मेमोरी। 4 आउट ऑफ 10 मतलब 6 ने नहीं कहा है, 4 ने कहा है बस 10 में से कि पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, अटेंशन स्पैम पे, एबिलिटी टू फाइंड अ पार्टनर और स्ट्रेस और हेल्थ इन द पर्सनल रेल्म। तो मेमोरी अच्छी हुई है, अटेंशन स्पैम उनका अच्छा हुआ है, लगता है लंबे लंबे पॉडकास्ट देख रहे हैं वो। ये एबिलिटी है उनकी बड़ी है पार्टनर को फाइंड करने में, ये इंस्टा और ये टिंडर पिंडर इन्होंने पूरा इसलिए यूज़ किया है। और स्ट्रेस पूरा मैनेज हो रहा है, बढ़िया रील्स पेल रहे हैं नहीं। और हेल्थ भी अच्छी हुई है। अब क्या देख रहे हैं भाई ये तो पता नहीं। पर्सनल रेल्म में, रेल्म का मतलब होता है डोमेन एरिया। अबाउट 6 in 10 रिस्पोंडेंट्स ने कहा है दो सेम एरियाज टू बी नेगेटिवली अफेक्टेड। 6 तो मना कर रहे हैं, 4 कह रहे हैं। अब आप 6 वो उन 6 में से हैं कि 4 में से हैं, ये आप देख लीजिए। सर्वे डिडंट जस्ट थ्रो अप डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, सिर्फ लोगों में डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं की, कंट्रीज के भी अगर हम देखें तो उनके भी वैरिड रिजल्ट हैं, मतलब डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। जो परसेप्शंस हैं इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना है और जो ब्राजील है, लार्जली पॉजिटिव हैं। अगर उनके परसेप्शंस देखें, उनके नजरिए देखें, मतलब किनके, इन कंट्रीज के नजरिए देखें डिजिटल मीडिया को लेके, तो पॉजिटिव हैं। 2/3 ऑफ द एग्री क्या करते हैं कि डिजिटल मीडिया यूज हैज इंप्रूव्ड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन जो ओपिनियंस है जर्मनी में और यूनाइटेड स्टेट्स में वर लेस एंथुजियास्टिक। तो इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्ज्ड मार्केट्स, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज की हम लोग बात करें तो वहां लोग लेस एंथुजियास्टिक है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ डिजिटल मीडिया से। इन जर्मनी फॉर इंस्टेंस 30% एग्री करते हैं और 24% डिसएग्री करते हैं कि डिजिटल मीडिया यूज ने इंप्रूव किया इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े शॉकिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज में तो लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे, बट हमारे लिए अभी ये जो उन्होंने बात कही है, जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे बड़ा एस्टॉनिशिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करें भाई। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? आपने सॉल्व किए क्वेश्चन? साथ साथ सॉल्व भी करने थे कि चल दिए साथ साथ, कि पहले आपने क्वेश्चन नोट किए फिर पैसेज पढ़ा उसके बाद वो सॉल्व भी करने थे? कोई बात नहीं, चलो आंसर मैच करो अपना। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? तो सेंट्रल आइडिया क्या है? 1 by 1 पढ़ो और एलिमिनेट करो। सारा गेम कॉम्प्रीहेंशन का है कि कितना आप अच्छे से लिखे हुए टेक्स्ट को समझ पाते हैं। बोलो हाँ। डिजिटल मीडिया जो है वो फ्यूचर है ऑल एक्टिविटीज का इन लाइफ में। ऐसा तो कोई नहीं बोला है कि बस जितनी भी एक्टिविटीज है अब वो सब डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो जाएंगी, गलत हो गया। कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना। टू कंडेम द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया के इम्प्लीकेशंस मतलब जो प्रभाव हैं, जो उसके इम्पैक्ट हैं, उसको उसकी निंदा की है। ऐसा तो कोई नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात की है, तो ये भी गलत हो गया। हाईलाइट किया है बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डिजिटल मीडिया के, बिल्कुल सही, सबसे अप्रोप्रिएट है। हाईलाइट किया है सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ डिजिटल मीडिया, पॉजिटिव की भी बात की, दोनों की बात की है। तो सी हमारा आंसर हो गया। बड़ा आसान था। ये बड़े बड़े क्वेश्चन देख के, ये लेंथ देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव इंप्लीकेशन? अभी ध्यान समझना। एज वेल एज इंप्रूवमेंट दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम यूजिंग डिजिटल मीडिया एज पर द पैसेज। तो मुझे याद दिलाओ डिजिटल मीडिया के पॉजिटिव इंप्लीकेशन क्या है? चलो ABCD। उसने कहा है कि स्पेंड करना है मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे और एनालाइज करना है हर एक पहलू को। ये पॉजिटिव इंप्लीकेशन है कि भाई डिजिटल मीडिया को अगर आपको पॉजिटिवली यूज करना है तो वो कह रहा है कि स्पेंड करो अपना अधिकतर टाइम सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा पे। ऐसा तो कोई नहीं बोला भाई। सोशल मीडिया पे क्या एनालाइज करके हो जाएगा? ग्रैब करनी है वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि डिजिटल मीडिया ऑफर करता है और अवॉइड करना है रिस्क को। कौन सा रिस्क? जो कि हार्मफुल यूज से और ओवर यूज से आता है। ये है पॉजिटिव कि जो अच्छी चीजें हैं उसे आप रख लीजिए और जो बुरी चीजें हैं उसे आप अवॉइड कर दीजिए। तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात की है। तो क्या हम पॉजिटिव इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं, है ना? क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं डिजिटल मीडिया से? कि यही कि अच्छी चीजों को रख लो, जो अपॉर्चुनिटीज वो दे रहा है उसे ग्रैब कर लो और नेगेटिव यूज को आप अवॉइड कर दो। तो एकदम सही है। एडवर्टाइज करना है ओनली बेनिफिट्स ऑफ इट टू अदर्स। नहीं भाई, नेगेटिव भी तो है ना, तो सिर्फ बेनिफिट्स कैसे आप बताएंगे? नन ऑफ द अबव तो गलत है ही नहीं हो। तो बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट? अच्छा, डिजिटल मीडिया का इम्पैक्ट बताना है पर्सनल लाइफ में।
पर्सनल लाइफ्स में। अच्छा, आपको ध्यान है पर्सनल लाइफ्स की जब बात हुई थी लास्ट सेकंड पैराग्राफ में मेरे ख्याल से हुई थी कि लोगों की मेमोरी, वैसे तो पर्सनल लाइफ्स की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 10 में से 4 लोगों की अच्छी हुई थी, 6 की अच्छी नहीं हुई थी, है ना। और जिनकी अच्छी हुई थी उन्होंने कहा था कि मेमोरी अच्छी हुई या अटेंशन स्पैम अच्छा हुआ। मैं कह रहा था कि पॉडकास्ट उन्होंने देखा है, और क्या था, एबिलिटी टू फाइंड अ पार्टनर, वो वाला पॉइंट था, है ना। चलो देखते हैं। डिजिटल मीडिया हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। अरे बात पर्सनल लाइफ्स की है ना कि सोशल की, तो ये गलत हो गया। क्लियर। डिजिटल मीडिया हैज़ अफेक्टेड मेमोरी, अटेंशन स्पैम एंड हेल्थ। अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया यूसेज इन द पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में लोगों का क्या इम्पैक्ट आया है डिजिटल मीडिया की वजह से। उसने ये नहीं पूछा है कि कितनों पे नेगेटिव आया और कितनों पे पॉजिटिव आया, बस ये पूछा कि जितनों पे भी आया क्या इम्पैक्ट आया। तो 10 में से 4 लोगों ने कहा था कि अफेक्ट, मेमोरी अफेक्ट हुई है, अटेंशन स्पैम उनका अच्छा हुआ है, हेल्थ को लेके, है ना। तो ये तो आंसर है ही हमारा, बिल्कुल सही। डिजिटल मीडिया ने कोज किया लोगों को कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए मशीन्स पे, ऐसा कहीं नहीं बोला है। डिजिटल मीडिया ने इंक्रीज किया स्ट्रेस। भाई अब मेरी बात समझना, डिजिटल मीडिया ने इंक्रीज किया स्ट्रेस वर्क का एवरीडे लाइफ में। ये पॉइंट भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि स्ट्रेस बढ़ा दिया है। पर्सनल लाइफ्स की जब भी बात आई थी तो पर्सनल लाइफ में ये बोला था कि 6 में से 4 लोगों की ये चीजें अच्छी हुई हैं। तो कौन कौन सी चीजें अच्छी हुई हैं? मेमोरी अच्छी हुई है, टेंशन स्पैम अच्छी हुई है, हेल्थ की अच्छी हुई है। अब उन 6 में से जब 10 में से 4 लोगों की हुई है, 6 नहीं 10 में से 4 लोगों की हुई है, 6 की नहीं हुई है। अब उन 6 की नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्ट्रेस बढ़ गया है, ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है ना। तो आप अपनी तरफ से थोड़ी कुछ एज्यूम कर लोगे भाई, तो अजम्पशन नहीं लगानी है कुछ भी आपने। तो इसलिए 20 दिया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड। अब इसको समझेंगे ये क्या होता है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, किस चीज की, हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक काफ़ी डिटेल्ड फैक्ट ड्रिवन वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा। हालांकि ऐसा है नहीं कि वो वीडियो देखने के बाद आपके सारे आरसी सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी आपको इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के बाद बन नहीं पाएगी। इन्फेरेंस समझते हैं। इन्फेरेंस जो शब्द है वो इन्फर से बना है। इन्फर का मतलब होता है डिड्यूस करना। डिड्यूस को समझेंगे आप, डिड्यूस क्या होता है? डिडक्ट करना। इन्फेरेंस का मतलब होता है गिवन पैसेज में जो बातें कही गई हैं उन बातों को यूज करना और एक ऐसा कंक्लूजन निकालना जो कि मेंशन नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट बात कही होगी, डायरेक्ट बात नहीं कही होगी। गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ऐसा कंक्लूजन या एक ऐसा निर्णय पे पहुंचना जो कि गिवन नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं कह रखा है, इनडायरेक्टली कह रखा है। तो उसी जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने कहा एक रूम है और उस रूम के अंदर 10 कप हैं और 10 के 10 नीले हैं, नीले रंग के, ब्लू। तो आप ऐसा कह सकते हैं एक भी कप रेड कलर का नहीं है, बिल्कुल ये भी तो बोल सकता हूं मैं। एक भी कप येलो कलर का नहीं है, ये भी तो बोल सकता हूं। कोई एक स्पीसीज है, प्रजाति है, वो अर्थ पे रह रही है और वो ये मान के चलो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, मतलब वो बहुत पुरानी है, इतने टाइम से पृथ्वी के ऊपर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो जो प्रजाति है वो न्यू नहीं है। एक ही तो बात हुई ना। क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचना जो कि स्टेटेड नहीं है, जो कि गिवन नहीं है, बट बात वही है, बस उसको सेम तरीके से ना कह के दूसरे तरीके से कह रहे हैं। समझे कि नहीं? तो वो इन्फेरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ। तो क्या आपने लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा, जिसमें कंट्रीज की बात हुई थी, चाइना और ब्राजील, और एक तरफ था जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड का कॉन्सेप्ट आप वहीं समझ गए थे। हालांकि वहां पे डेवलपिंग डेवलप्ड लिखा नहीं था, इमर्जिंग लिखा था, और इमर्ज्ड भी नहीं लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स को और किसको, अपना जर्मनी को, बट सिर्फ इमर्जिंग लिखा था। तो अब हम गिवन स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो कि मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अजम्पशन नहीं है, यहाँ पे कुछ एज्यूम नहीं कर रहे, बस उसी स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, उसका इनडायरेक्ट मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, डिजिटल मीडिया ने हेल्प किया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। बिल्कुल सही बात है, लास्ट पैराग्राफ में ये बात की गई थी। अंडर डेवलप्ड का कहने का मतलब है जो डेवलप कर रही हैं, इमर्जिंग है, विकासशील देश, विकसित और विकासशील। विकासशील मतलब इमर्जिंग, डेवलपिंग। तो मैं बोल सकता हूं, हाँ भाई बोल सकता हूं, क्योंकि हमने देखा था ब्राजील और चाइना में तो पॉजिटिव इंपैक्ट थे। अगर आप जाके देखेंगे तो जर्मनी में और यूनाइटेड स्टेट्स में वो लेस एंथुजियास्टिक थे लोग, ज़्यादा उनको हेल्प नहीं की है डिजिटल मीडिया यूज में। तो ये हो सकता है।
डिजिटल मीडिया हैज़ बीन पॉजिटिवली रिसीव्ड इन डेवलपिंग मतलब चाइना और ब्राज़ील एज अपोज टू द डेवलप्ड वन, बट डेवलप्ड में नहीं था। ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है क्योंकि वहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में सिर्फ अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग एक ही बात है, उनकी बात नहीं की, दोनों की बात की थी, तो दोनों की बात बी के अंदर है। डिजिटल मीडिया हैज बिन वेल एक्सेप्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ना 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 ना, लेस एंथुजियास्टिक थे वहां, तो लोग एकदम बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स था वहां, तो लोगों का गलत हो गया। डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव बिन यूजिंग डिजिटल मीडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसिडर्ड टू बी ऑफ नो यूज, कह रहे हैं कि यूज उसका है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेस एंथुजियास्टिक थे, यूज तो करते थे भाई, फायदा तो हुआ है लेकिन कम फायदा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते ना कि अब कोई काम की नहीं है भाई डिजिटल मीडिया, तो वहां तो फिर 0% होना चाहिए था, सर्वे जो था 0 थोड़ी था वहां पे, लेस एंथुजियास्टिक था लोगों में जोश डिजिटल मीडिया को लेके, बट इतना नहीं था, बहुत कम था एज कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स। तो फिर हमारा ये वाला भी गलत हो गया, इसी के साथ आपका भी हो गया। और सिनोनिम बताना था जारिंग का, वो आपको बता ही दिया था मैंने, सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड आपको पता ही है। कॉन्सिक्वेंशियल जो होता है वो परिणाम स्वरूप होता है, हीनस का मतलब जघन्य अपराध के लिए हम लोग यूज करते हैं ये। तो इसी के साथ हमारा आज का आरसी जो है वो समाप्त होता है। तो बताओ मित्रों कैसा रहा, बढ़िया रहा? आई होप आपको एक वे पता लगा है। अब वे क्या पता लगा है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब पहले क्वेश्चन पे एक बार नज़र घुमा लो, नोटबुक उठाओ और उन क्वेश्चंस के मोटे मोटे की पॉइंट्स लिख लो कि पहले क्वेश्चन में ये पूछा, दूसरे में ये पूछा, तीसरे में ये पूछा है। तो जब आप पैसेज रीड कर रहे हो तो वहाँ पे जाके उन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो क्वेश्चंस में पूछी गई चीज़ें हैं। और बहुत बार ऐसा भी होगा आपको एग्जामिनेशन में रेफर भी करना पड़ेगा। मैंने तो रेफर नहीं किया क्योंकि मैंने समझाया है आपको अच्छे से एक एक चीज़ को, तो वो साथ साथ आपके दिमाग में चीज़ें बैठती गई। बट जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ नहीं बैठती हैं, तो एक की पॉइंट निकालने की भी तरकीब होती है, अगर आपको पता हो तो। की पॉइंट्स वो हम तब निकालते हैं जब लेंदी पैराग्राफ्स हों, बट एसएससी और डिफेंस एग्जामिनेशन में की पॉइंट्स मतलब इतने ज़्यादा हेल्प नहीं करते, बैंक एग्जामिनेशन में ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड होती है और पैसेज भी और लेंदी होते हैं, क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा रेफरेंस चाहिए होते हैं हमें। तो पैसेज पूरा का पूरा याद रहे तो बार बार रेफर करने से बढ़िया कि उनके की पॉइंट्स निकाल लिए, तो वो बैंक में ज़्यादा उसकी यूटिलिटी रहती है। बट अगर आप एसएससी या डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो आप भी की पॉइंट्स निकाल सकते हैं। की पॉइंट्स का मतलब है जो भी पैराग्राफ आपने पढ़ा, ठीक है, उस पैराग्राफ की मोटी मोटी बातें लिख लो 2 से 5 शब्दों के अंदर या 5 से 7 शब्दों के अंदर, ताकि वो शब्द पढ़ते ही आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए। ऐसे पहले की भी लिख लो, दूसरे की भी लिख लो, तीसरे की भी, चौथे की भी। तो उससे क्या होगा, मोटी मोटी बातें आपके सामने आ गई हैं कि पूरे के पूरे पैसेज में क्या बात हो रही थी। तो जब भी आपको क्वेश्चन के बाद पैसेज को रेफर करना हो और आपको देखना हो कि कौन से पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको जाना है, तो आप यूं ना करो कहाँ था, यहीं तो था, अभी तो यहीं पढ़ा था वो शब्द, ये ना करना पड़े। आप उन मोटे मोटे शब्दों को देखो जो आपने लिखे हुए हैं और उन्हीं को पढ़ के आपको याद आ जाए कि आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जाके एक बार रेफरेंस लेना है या बार बार उसको जाके दोबारा पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप की पॉइंट्स का आपको पर्पस जो है वो समझ में आ गया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी मैं बनाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अभी मैं 3 क्लासेस जो है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। आने वाले टाइम पे एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं आरसी को लेके, हद से ज़्यादा वीक हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर बात करूँगा एक बार, ठीक है। उसकी नीड है क्योंकि मैंने क्लोज टेस्ट की बात कर रखी है और पैराजम्बल्स की भी बात कर रखी है ना, एक अलग से वीडियो बना रखी है गाइडेंस वाली, वो भी मैं एक आरसी के लिए भी बनाऊंगा। अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 3 दिन पहले आरसी को अपना बढ़िया सॉल्व कीजिए। और आप ये भी मत सोचिए कि वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएंगे, बट हाँ कुछ कुछ बारीकियां जो हैं वो आपकी और क्लियर होंगी, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है, जो ज़्यादा वीक है आरसी के अंदर। बाकी तो मैंने क्या बोला, रीडिंग स्किल्स ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ो, डाइवर्सिफिकेशन लाओ, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, बायो पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो, क्लाइमेट पढ़ो, सबको पढ़ो, जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो, ताकि जो भी टॉपिक आए उससे फैमिलियरिटी हो और आप घबराएं ना, पैनिक ना करें और चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। बस प्रैक्टिस इज द की। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, सेट नंबर 2 में। अपना ध्यान रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।